Friends, today we are going to take a lecture on Compton effect. पहले हमने बीएससी पार्ट थर्ड का हम सिलेबस करवा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्वांटम मैकेनिक्स का है और ये थर्ड पेपर चल रहा है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। कॉम्पटन प्रभाव जो है वो हमको बताता है कि कोई भी अगर किसी द्रव्य पदार्थ की इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर होती है तो उसके बाद जो है क्या फिनोमेना होता है, लैम्डा में क्या चेंज आता है। तो उसको पढ़ने के लिए कॉम्पटन ने 1923 में कॉम्पटन ने बताया कि किसी द्रव्य के प्रकीर्णित होने के उपरांत किसी भी एक वर्णी विकिरण मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के लैम्डा में वृद्धि हो जाती है। यह प्लैंक की क्वांटम थ्योरी की या इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति को प्रमाणित करती है। इस प्रभाव के लिए कॉम्पटन को नोबेल प्राइज मिला 1927 में। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार जो मिलने लगे थे उनकी शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में की थी और प्रथम जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो रॉन्टगन को एक्सरे के आविष्कार के लिए मिला था। तो बच्चों, कॉम्पटन प्रभाव में हम कोई भी एक मोनोक्रोमेटिक रे ले लेते हैं, एक वर्णी विकिरण ले लेते हैं जिसकी ऊर्जा कम है। आपको याद हो तो हमने पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बताया था कि सबसे कम जो ऊर्जा वाली विकिरण होती है वो गामा रे है और फिर आपकी एक्सरेज है। तो अगर हम किसी मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को किसी इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डालते हैं तो ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकॉइल होकर इस दिशा में जाता है और जो आपके आपतित विकिरण है वो इस दिशा में प्रकीर्णित होती है। इस सिस्टम को समझने के लिए हम बिलियर्ड्स का गेम अगर ध्यान में लें तो बिलियर्ड्स के गेम में एक बहुत बड़ा टेबल होता है और एक लंबी सी स्टिक होती है। उस स्टिक से हम एक बॉल के ऊपर हिट करते हैं दूसरी बॉल को हिट करने के लिए और हमें कॉर्नर्स पे ले जानी होती है। और इसको अगर हम घर पे भी करके देखना चाहें तो एक नींबू लीजिए और दूसरे नींबू से उसकी टक्कर मारिए तो आप देखेंगे कि दोनों नींबू जो है ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिस नींबू को आपने हिट किया था वो सीधा जाएगा, एक जो है लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा और एक राइट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसी तरह से कॉम्पटन प्रभाव को भी पढ़ा गया कि अगर हम जो आपतित विकिरण ले रहे हैं उसकी ऊर्जा क्या है h न्यू फोटोन के हिसाब से, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा अगर है m0 c²। तो जब टक्कर होती है आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन, हम दो केसेस इसमें पढ़ेंगे। आफ्टर कोलिजन मतलब टक्कर होने के बाद रेडिएशन जो है प्रकीर्णित हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऊर्जा से उन दोनों के बीच में टक्कर हो रही है, किस ऊर्जा से कितनी तेजी से इंसिडेंट रेडिएशन जो है इलेक्ट्रॉन पर टक्कर मार रही है, उसको कितना अपना ऊर्जा जो है आपतित विकिरण कितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे रही है, उस हिसाब से उसका जो है रिकॉइल होगा, प्रतिक्षिप्त होगा और वो जो एंगल बनाएगा वो एंगल फाई बनाएगा। और जो आपतित विकिरण थी वो अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएगी, प्रकीर्णित हो जाएगी और एंगल जो है वो थीटा होगा। टक्कर लगने के बाद जो ऊर्जा हो जाएगी वो h न्यू डैश हो जाएगी और जो संवेग था वो पहले h न्यू बाय c था, अब वो h न्यू डैश बाय c हो जाएगा। और इसी श्रेणी में अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन टक्कर खाने के बाद उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, अगर mc² हो जाती है और उसका संवेग mv हो जाता है तो कॉम्पटन ने कैलकुलेशन करके एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से देखा कि जो आपको प्रकीर्णित विकिरण मिली उसकी जो लैम्डा डैश थी वो जो आपतित विकिरण की लैम्डा से अधिक होती है और इसी को हम स्कैटरिंग बोलते हैं, डेल्टा लैम्डा बोलते हैं, जिसका मान h/m0 c 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करना चाहें कि ये इक्वेशन कॉम्पटन ने किस प्रकार से लाए तो उसके लिए हमको दो अपने नियम देखने पड़ेंगे कि हमारा जो है ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या है और हमारा संवेग का संरक्षण नियम क्या है। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है कि अगर हम टक्कर से पहले और टक्कर के बाद दोनों केसेस हम देखेंगे जिसको हम बोलते हैं बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन में क्या है, ऊर्जा h न्यू, इलेक्ट्रॉन की m0 c²
आफ्टर कोलिजन क्या है, इसकी एच न्यू डैश हो गई और इसकी mc स्क्वायर हो गई। अब अगर हम दूसरा लॉ देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको संवेग का संरक्षण नियम कहते हैं, तो उसमें अगर हम एक्स एक्सिस के हिसाब से देखें, एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डेंस में, तो हमको मिलेगा कि आपका पहले क्या था संवेग एच न्यू बाय सी, और इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में था, इलेक्ट्रॉन मूविंग नहीं था, तो उसका जो है संवेग वो 0 हो गया। और टक्कर खाने के बाद जो आपकी प्रकीर्णित विकिरण आई उसका कितना हो गया, एच न्यू डैश बाय सी कॉस थीटा, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका संवेग क्या हो गया, mv cos फाई। ये हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। अब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखिए, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है आपका, शुरू में y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो है हम संवेग 0 ले रहे हैं, और आफ्टर कोलिजन हम क्या लेंगे, एच न्यू डैश बाय सी साइन थीटा माइनस mv साइन थीटा। तो बच्चों ये जो हमारा इक्वेशन आएगा इसको हम कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। इक्वेशन को देखें और इसका सोल्यूशन करें कि ये जो दो हमने नियम पढ़े, ऊर्जा का संरक्षण और संवेग का संरक्षण, इससे कॉम्पटन प्रभाव की इक्वेशन किस प्रकार से आती है उसको समझने के लिए हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार कौन सी हमारी इक्वेशन आई, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, और संवेग संरक्षण के जो नियम के अनुसार आपका एक्स एक्सिस में अपने पास बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ये इक्वेशन आई, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन आई। अब आगे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें और हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमको क्या मिल सकता है, mvc cos फाई इज इक्वल टू h न्यू, h कॉमन है, न्यू माइनस न्यू डैश cos थीटा। ठीक है, बायो के स्टूडेंट्स को जो है थोड़ा सा देखना पड़ता है, मैथ्स के स्टूडेंट तो एकदम से कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने ये जो थी माइनस करके इस तरफ ले गए, तो आपकी एच न्यू माइनस एच न्यू डैश और कॉमन सी आ गया, इधर आपकी mv cos फाई है और नीचे इसका डिनोमिनेटर जो है नीचे c है, तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से mvc cos फाई इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू डैश cos थीटा आ जाता है। अब अगर हम थर्ड इक्वेशन लें तो इसमें भी अगर हम इसको माइनस वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, mvc sin फाई इज इक्वल टू h न्यू डैश sin थीटा। तो ये हमारी जो है हमने इन दो इक्वेशन से रीअरेंज करके निकाली है, इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 3 से। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, हम पहले स्क्वायर करें आपस में, और स्क्वायरिंग करें और फिर एडिंग करें, तो हमको क्या मिल जाएगा, इसको स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और आपका cos स्क्वायर फाई और sin स्क्वायर फाई, तो आपका ये इस प्रकार से हम कॉमन में ले लेते हैं, ये इक्वेशन आ जाती है। इसको आप सॉल्व करोगे तो h स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस आपका इसका स्क्वायर, h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, आपको पता है sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये आ जाएगा। और अब हम इसको खोल रहे हैं, हमको इस इक्वेशन को जो है स्क्वायर करना है, तो वो हमने करके देखा, h स्क्वायर हमारा कॉमन है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और क्योंकि h स्क्वायर कॉमन है दोनों में तो h स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, तो हमने इसको भी अंदर ले लिया। इस प्रकार से इसका स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आपका न्यू डैश स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab आपका 2 न्यू डैश cos थीटा, और s स्क्वायर कॉमन है इसलिए इसको भी हमने अंदर ले लिया। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट देखें तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम mc स्क्वायर की वैल्यू निकालें, mc स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, h न्यू माइनस h न्यू डैश प्लस m0 c स्क्वायर, h कॉमन ले लिया, आपका न्यू माइनस न्यू डैश आ गया। अब हमारे पास अगर हम इसको स्क्वायर करें, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन से हमने प्राप्त करी है mc स्क्वायर की वैल्यू, इसको अगर हम स्क्वायर करें तो m स्क्वायर c4 इज इक्वल टू, इसका वापस से आपको स्क्वायर करना है, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश। ठीक है, तो ये आपने जो है इसका स्क्वायरिंग कर लिया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो m0 स्क्वायर c4, और अगर हम इसको पूरे को a मान लें और इसको b मान लें तो इसका स्क्वायर आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0
सी स्क्वायर। तो बच्चों ये जो हमने इक्वेशन ली है इसको हमने स्क्वायर करा है, और इसको हमने स्क्वायर जो है किस प्रकार से किया है, इसका स्क्वायर तो सिंपल हो गया। इसका स्क्वायर करने में हमको ए स्क्वायर प्लस, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसको ए माना, इसको बी माना, फिर हमने इनकी स्क्वायरिंग करी है। तो पहले आपने ए को स्क्वायर कर लिया और फिर आपने बी को स्क्वायर किया, तो ये हमको इक्वेशन प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट में अगर हम यहाँ से चलें, आपका हमने 5 इक्वेशन जो है उसमें से 4 इक्वेशन इसको माइनस कर दिया, तो आपके पास यहाँ एम स्क्वायर सी 4 है, यहाँ एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो आपका एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ से सी स्क्वायर बच गया और यहाँ से बी स्क्वायर बच गया, और इनको आप माइनस करोगे तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है और जो उसका रेस्ट मास होता है, उन दोनों में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, m = m0 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वायर करें तो हमारे को ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है, और अगर हम इसका एलसीएम ले लें नीचे c स्क्वायर और हम इक्वेशन को रीअरेंज कर दें तो हमारे पास m0 स्क्वायर c स्क्वायर ये ऊपर आ गया और आपका ये c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। अब हमको 7 में से 6 इक्वेशन को माइनस करना है, तो 7 इक्वेशन को 6 इक्वेशन में पुट करना है, सॉरी। तो ये जो रेस्ट मास, जो आपने मास और रेस्ट मास के बीच में रिलेशन था, इसको इसमें पुट किया, तो m की जगह क्या रख देंगे अपन, m की जगह अपन m0 स्क्वायर c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर रख देंगे, और आपकी और इक्वेशन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर वैसे की वैसे है, वो इक्वेशन हमने वैसे ही लिख दी है। अब बच्चों आप देखो, इसको आपने m0 c4 इसको आप इंटू करोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि इसको अपन m0 c4 यहाँ पे आ गया आपका, और यहाँ पे ये माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 c स्क्वायर प्लस m0, ये पूरा आपका ऐसे ही है, और इसका जो है ये आपका कट जाता है c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और आपके पास क्या आ जाता है, m0 c4 आ जाता है। अब नेक्स्ट इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, इसको देखें तो अपन ये आपका माइनस टर्म है ना, और आपकी ये m0 c4 है, तो अपन इसको दूसरी उसमें ले जा रहे हैं, तो m0 c4 और m0 c4 तो कट गया आपका, और आप इसको माइनस टर्म को इस तरफ ले आए तो आपका क्या आ गया, 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे बच गया 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 c स्क्वायर। अब यहाँ से 2 कट गया, एक h कट गया, तो अपने पास क्या बच गया, h न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे न्यू माइनस न्यू डैश m0 c स्क्वायर। और अब आपको पता है कि हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ये आपकी c इंटू न्यू माइनस न्यू डैश, इसको यहाँ रख लिया अपन ने, और इसके नीचे न्यू डैश ले आए, और यहाँ पर अपन फिर दूसरी तरफ h m0 c 1 माइनस कॉस थीटा ले आए। अब इसको अगर हम आगे देखें तो हमें पता है कि c इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो अपन c अपॉन न्यू डैश माइनस c अपॉन न्यू, ये आपकी क्या है, c न्यू अपॉन न्यू डैश करोगे आप तो न्यू कट जाएगा, तो c अपॉन न्यू डैश आ जाएगा, c न्यू डैश को इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास c अपॉन न्यू आ जाएगा, और साथ में आपका h अपॉन m0 c 1 माइनस कॉस थीटा है। अब आपको पता है c इज इक्वल टू हमारा जो है न्यू लैम्डा होता है, ये आपको इक्वेशन बिल्कुल मतलब आपको याद रखनी है, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत जगह काम आती है। c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो आपको अगर क्या निकालना है, अभी तो हमने c बाय न्यू डैश निकाला, तो आपका c बाय न्यू जो है वो किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, तो यहाँ पर क्या आ गया, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा h अपॉन m0 c 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारी जो है आपकी कॉम्पटन प्रभाव की जो इक्वेशन है, वो हमारी इक्वेशन है डेल्टा लैम्डा, जो प्रकीर्णित विकिरण है उसकी लैम्डा माइनस आपतित विकिरण की लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m0 c 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है, तो इसको अगर हम पुट करते हैं तो ये आपका 2h अपॉन m0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहली इक्वेशन जो है कॉम्पटन इफेक्ट की, वो हमने 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में दी है, और उसको कन्वर्ट कर दिया फिर हमने साइन थीटा के रूप में, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। अब
हमें पता है कि डेल्टा लैम्डा हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए लैम्डा डैश विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन लैम्डा। और इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि ना तो कहीं भी जो अपन क्रिस्टल ले रहे हैं जहाँ जिसके कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकॉइल हो रहे हैं, ना तो उस क्रिस्टल की कहीं प्रकृति की बात हो रही है, ना जो आप इंसिडेंट रेडिएशन डाल रहे हो, आपतित विकिरण डाल रहे हो, उसकी लैम्डा की बात हो रही है, कोई लैम्डा की टर्म भी नहीं है इसमें टर्म, और ना ही इसमें आपके जो पदार्थ हम ले रहे हैं उसकी कहीं नेचर प्रकृति की बात हो रही है। ये तो सिर्फ किस पे निर्भर कर रहा है, थीटा के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो जब सारा जो स्कैटरिंग जो फिनोमेना है वो थीटा के ऊपर ही निर्भर कर रहा है, तो अब हम इस इक्वेशन को 3 केसेस के अंदर पढ़ेंगे। जब थीटा 0 डिग्रीज है, यानी कि जो हमारी जब टक्कर होती है आपतित विकिरण की इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो किस डायरेक्शन में हो रही है, सेम डायरेक्शन में ही हो रही है, आपकी जो है वो पैरेलल है, समानांतर दिशा में हो रहा है। दूसरा केस अगर हमारा 90 डिग्रीज है थीटा, और तीसरा केस अगर हमारा 180 डिग्रीज है। तो पहला केस हम देखते हैं कि हमारा थीटा जो है 0 डिग्रीज है, यानी कि हमारी पैरेलल डायरेक्शन में हो रही है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन 0 जो है हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, साइन 0 जो है 0 के बराबर होता है, तो लैम्डा 0 भी 0 हो जाएगा, जो कि हम इसमें देख रहे हैं। अगर हम जो तीव्रता और लैम्डा के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि डेल्टा लैम्डा 0 के बराबर है। अब यदि हम थीटा को किसके बराबर कर दें, 90 डिग्रीज के बराबर कर दें, तो हमारा साइन स्क्वायर 90/2 साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा। साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा 2 और आपका h/m0c आ जाएगा। अब बच्चों आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 × 10⁻27, m0 इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻28, ये सब सीजीएस में ले रहे हैं अपन। और आपकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, आपका प्रकाश का वेग है, वो है 3 × 10⁻10। तो ये सब आप कैलकुलेट करते हो तो 0.0242 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ जाता है। अब हम तीसरा केस लेते हैं कि जो थीटा है हमारा, पहले थीटा हमने लिया 0 डिग्रीज, फिर हमने लिया 90 डिग्रीज, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में उल्टी दिशा में वो अगर हम ले रहे हैं तो 180 डिग्रीज हो जाएगा। तो उस केस में अपना साइन स्क्वायर 90 हो जाएगा, और 90 जो है 1 के बराबर होता है, तो आपकी जो मान आ जाएगा 2h/m0c आ जाएगा। और क्योंकि आपका पहले 0.0242 था, उसको 2 से गुना कर देंगे तो 0.0484 आ जाएगा। तो बच्चों जो सेकंड केस था जब थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो आपकी आपतित विकिरण है और ये आपकी स्कैटर्ड रेडिएशन है, इन दोनों में जो अंतर आता है वो 0.0242 आता है। और इसी तरह से जब हमारा थीटा 180 डिग्रीज है, तो ये आपकी इंसिडेंट रेडिएशन है, ये आपकी स्कैटर्ड आपतित और प्रकीर्णित विकिरण है, और इन दोनों के बीच में अंतर इतना आता है। अब इसको जो है इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, कोई भी थ्योरी बनती है फिर उसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं, और अगर वो सही रिजल्ट देता है तो वो नियम बन जाता है। तो इसका भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया, और एक लेड चैम्बर लिया जिसमें कि एक्सरे ट्यूब है, एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं, वो स्लिट के द्वारा जो है वो इस आर रोटेटर के ऊपर जो है टकराती है, वहाँ से क्रिस्टल सी के ऊपर जाता है, और वहाँ से फिर क्रिस्टल सी के बाद आयोनाइजेशन चैम्बर में एक्सरेज को हम स्टडी करते हैं, उनकी लैम्डा को स्टडी करते हैं, तरंग दैर्ध्य को स्टडी करते हैं। तो ये पाया गया कि अगर हम थीटा को क्या रखते हैं, 90 डिग्रीज रखते हैं, तो जो हमारी वैल्यू आती है वो 0.0242 एंगस्ट्रॉम आती है, और हमारी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो भी लगभग 0.0242 एंगस्ट्रॉम है। तो ये थीटा एंगल जो है, ये आप चाहे एक्सरे ट्यूब इसको घुमा के या आर को घुमा के हम थीटा एंगल को चेंज कर सकते हैं, और इस प्रकार से हमारा जो है ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो रहा है कि हमने एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया तो भी हमारी वैल्यू इतनी आ रही है, और थ्योरेटिकल हमने वैल्यू की तो हमारी ये वैल्यू आ रही है। तो इस प्रकार से कॉम्पटन प्रभाव जो है हम समझ सकते हैं, और उसको हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से लैम्डा में परिवर्तन होता है और लैम्डा डैश बढ़ जाती है। थैंक यू।